ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम जो ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, जिसके द्वारा हम ध्यान रखते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल फिटनेस पर। तो ये चारों फिटनेस जरूरी हैं इस लाइफ में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि मेंटल फिटनेस पे ज़्यादा हम बात करेंगे। फिजिकल फिटनेस के बाद आती है मेंटल फिटनेस। तो जितनी भी फिजिकल और मेंटल डिजीजेज हैं, इनका ट्रीटमेंट दो तरह से वर्क करता है। एक तो जैसे हम एक्सटर्नल टैबलेट लेते हैं, या फिर कोई भी हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कोई नशा पी ले लेते हैं, वाइन पीते हैं। तो उससे क्या होता है, टैबलेट या मेडिसिन से या जो भी ऐसे नशे होते हैं, वो बॉडी के अंदर हीट क्रिएट करते हैं, बॉडी सेल्स में हलचल डेवलप कर देते हैं। जैसे जब आप दौड़ना शुरू करते हो तो बॉडी में हीट पैदा हो जाती है। तो ये कभी किसी की बॉडी ठंडी तो नहीं होती ना, दौड़ने से गर्म ही होती है। तो ये जो मेडिसिन से हमारे बॉडी सेल्स को, ब्रेन सेल्स को, ये मेडिसिन क्या करती है, उनमें हीट पैदा कर देती है और उनमें हलचल पैदा हो जाती है बॉडी सेल्स में। तो जो अंदर, जैसे ठंड में हम कहते हैं ना कि कोल्ड हो गया ना, रेशा जम गया, तो जो अंदर ठंड से रेशा जमा है वो रिलीज हो जाता है। हमें लगता है हम इस टैबलेट से ठीक हो गए। इस तरह से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सभी लोग ऐसे ही मेडिसिन लेते हैं और उनको रिलैक्स फील होता है और ठीक हो जाते हैं। अगर आप दौड़ोगे तो बॉडी गर्म होगी, थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, वो फिर ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही मेडिसिन का जितनी देर असर रहता है, हम रिलैक्स फील करते हैं। जब उसका असर हट जाता है तो फिर से उसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो है नहीं। जो हम ब्रीदिंग और साउंड एक्सरसाइज करते हैं, ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरह है। जैसे होम्योपैथी में कहते हैं ना कि लंबा टाइम लगता है, लेकिन रूट से वो ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर आप इनको डेली लाइफ में रूटीन में ऐड कर लोगे, जो भी हम ब्रीदिंग की जैसे एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रीदिंग तो हम वैसे भी कर रहे हैं ना। अगर हम इस तरीके से करेंगे जो हमने सीखा है ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज में, तो उससे क्या होगा, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ की, जैसे साइनस की प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक हो सकती है। हो सकता है 1 महीना असर ना करे, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम आपको लगेगा ठीक नहीं हुई। जब भी आप कोई मेडिसिन शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट तो कई बार 2 साल भी चलता है, लेकिन 1-2 महीने तक उसका इफेक्ट पता ही नहीं चलता। अगर नहीं भी पता चलता तो मेडिसिन ट्रीट तो कर रही है ना, जिसका असर 3 या 6 महीने बाद ही नजर आता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर आपके पेट में प्रॉब्लम हो गई, गैस बनती है सपोज पेट में, तो हम क्या करते हैं, गैस की गोली खा लेते हैं। सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली खा लेते हैं, कोई इन्फेक्शन है तो उसकी गोली खा लेते हैं। तो एक तरीका ये भी तो है ना कि आप उस बॉडी के पार्ट की एक्सरसाइज कर लें। जैसे पेट की एक्सरसाइज हो सकती है, अगर आप डेली करते हो वो एक्सरसाइजेस, तो पेट की मैक्सिमम बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो ये 2 तरीके हो गए। एक्सरसाइज बेस्ट वे है, लेकिन हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हम सुस्ती करते हैं, है ना, मन नहीं करता करने को, टाइम नहीं मिलता। टैबलेट फास्ट लगता है कि जल्द, ये तरीका अच्छा है, मेडिसिन लेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे। टैबलेट से परमानेंट तो ठीक होते नहीं, उल्टा उसके और साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। ऐसे कहते हैं ज्यादा मेडिसिन खाएंगे तो
स्टोन बन सकता है बॉडी में, लिवर खराब हो जाता है, किडनीज खराब हो जाती हैं। तो मेडिसिन से जो एक्सरसाइज वाला मेथड है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे भी तो लाइफ में हम कहते हैं ना कि हमने साफ हाइजीनिक वे से अपनी फूड की हैबिट्स बनानी है, हेल्दी फूड खाना है, ऑर्गेनिक खाना है। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी आप नेचुरल करो ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल वे से उसको ठीक करें, तो वो हेल्दी वाला तरीका होना चाहिए। मेडिसिन आप जो भी ले रहे हो वो आप कंटिन्यू रखो, उससे टेम्परेरी रिलीफ तो मिल ही रहा है ना। बस ये चीज आपने ऐड करनी है मॉर्निंग में। एक्सरसाइज को ऐड करने से क्या होगा, मेडिसिन का इफेक्ट तो टेम्परेरी हो ही रहा है, इनका भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, तो दोनों का फायदा होगा। ये एक्स्ट्रा करना है, उस मेडिसिन के साथ आपने ये एक्सरसाइजेस ऐड करनी है जो हमने सूक्ष्म साधना में सिखाई हैं। साकार साधना और सूक्ष्म साधना की जो क्लासेस हैं वो आप सुनकर सीख सकते हैं। कुछ टाइम के बाद डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितनी है, और हो सकता है आपकी मेडिसिन बंद भी हो जाए। तो मेडिटेशन की जो बात है वो काफी वास्ट फील्ड है ना, इतना मतलब इजीली जल्दी से नहीं होता, उसको टाइम लगता है, उसका इफेक्ट आता है। सोल के अंदर जो रिकॉर्डिंग है एक्वायर्ड सेल्फ बहुत ज्यादा है। अगर 1000 फोल्डर हैं और आगे फाइल्स पता नहीं कितनी हैं, कौन सा फोल्डर किस समय खुल जाता है, कौन सी फाइल खुल जाती है, आपको ये नहीं पता। नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको एहसास होगा कि रिकॉर्डिंग तो है ना, ऐसा बताते भी हैं कि इतने इतने टेट्राबाइट्स मेमोरी है, पता नहीं बहुत ज्यादा है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, इतनी मेमोरी हमारे अंदर रिकॉर्डिंग जो है हमारी मेमोरी में भरी हुई है। मेडिटेशन में होता क्या है, स्पिरिचुअल पावर्स हैं। पावर कैसे चेक करनी है, एक तो मेरे कंट्रोल में है मेरा थॉट सिस्टम, मैं कैसे भी चलाऊं ये मेरे कंट्रोल में है। अब जो मुझे फील करना है अपनी मर्जी से, उसे फील करने के लिए मेरे पास कोई फील्ड तो होना चाहिए ना, मुझे नॉलेज तो होनी चाहिए कि मैंने फील क्या करना है। तो उसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, तभी मेडिटेशन होगी। और मुझे जितना पता है वो तो सिर्फ इस वर्ल्ड का ही पता है, ऊपर का कुछ पता ही नहीं। आप किस चीज को फिर फील करोगे, यहाँ पर जो चीजें हैं उन्हीं को ही फील करोगे। कुल्लू मनाली कनाडा अमेरिका है ना, कोई पार्क, ऐसे इसी को ही फील कर सकते हो। अगर बेटर फील करना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा, आप क्या करोगे, यूनिवर्स को फील कर लोगे, क्योंकि यूनिवर्स की नॉलेज भी आपको मिल जाती है। यूनिवर्स की फील कंपैरेटिवली बेटर लगती है, और वो है भी। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी स्टेज है, जिस स्टेज को अटेन करने के लिए हमने क्या, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो साउंड एक्सरसाइजेस जो करते हैं, जो हम बैठकर साउंड से कनेक्ट होते हैं, वो यूनिवर्स से ही तो कनेक्ट करती है। तो ये एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। मैं आपको मेडिटेशन का असली मतलब बता रही हूं कि आपको क्या होता है मेडिटेशन में, आप ये खुद चेक कर लेना, जज कर लेना। मेडिटेशन का असली मतलब है कि सोल के अंदर जो एक्वायर्ड सेल्फ भरा पड़ा है, पता नहीं क्या कुछ है, उसको बाहर निकालना है। वो बाहर निकल आए, उसके लिए मेडिटेशन का तरीका हम ऐसे यूज करते हैं। जब हम ब्रेथ पर कंसंट्रेट करते हैं, ये आप एडिशनल वर्क कर रहे हैं जो आपके एक्वायर्ड सेल्फ में स्टोर्ड है, उससे अलग काम करने लगे हैं, क्योंकि ये काम पहले तो कभी किया नहीं ना। जब भी आप कोई अलग काम करते हो तो फिर आपका एक्वायर्ड सेल्फ एक्शन में आ जाता है, जो आपको डिस्टर्ब करता है। आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो
और एक्वायर्ड सेल्फ वो करने नहीं देता। कोई भी धर्म मजहब जब आपको कंसंट्रेट करना सिखाएगा, जब आप वो प्रोसेस करने लगते हैं, आपका एक्वायर्ड सेल्फ इंटरफियर करता है, या आप कह सकते हैं कि आपका माइंड डिस्टर्ब करता है, वो फाइट करता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये मेथड हम चेकिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे आप अपने बॉडी के पार्ट के लिए कोई चेक टेस्ट करते हैं, तो अपना ब्लड देते हैं कि चेक करो इसमें क्या क्या बीमारियां हैं। इसलिए ये तो स्टार्टिंग वाली मेडिटेशन है कि आप देखो आप ब्रेथ पर कंसंट्रेट कर पाते हो या नहीं। माना क्या, आप एक अच्छे थॉट पर कंसंट्रेट कर पाते हो या नहीं। तो आपको पता चलेगा कि मेरा एक्वायर्ड सेल्फ कितना इंटरफेयर करता है। सिर्फ ये चेक करने के लिए है। अगर हम आपस में काम करते भी हैं, किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो चेक करते हैं ना कि मैं इनके साथ काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। लेकिन ये चेकिंग जरूरी है। जब कंफर्म हो जाता है कि मैं उनके साथ मिलकर काम कर सकती हूँ, कंफर्टेबल हूं, तब हम आगे बढ़ते हैं ना। यही चीज यहां पर है। अब हमने आगे बढ़ना है, लेकिन मेरा जो एक्वायर्ड सेल्फ है उसको मैंने चेक करना है कि ये कितना इंटरफेयर करता है और कितना आगे नहीं जाने देता। यही है कि आप इसको करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो पाती है। उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ेंगे ना। जैसे आपने थ्योरी की नॉलेज तो ले ली, गाड़ी कैसे चलानी है, नॉलेज आप कितनी भी ले लो, लेकिन आपको ये काम तो करना पड़ेगा ना। एक दिन गाड़ी तो चलाकर देखनी पड़ेगी। जब आप चलाकर देखोगे तो फिर आपकी नॉलेज सामने आ जाएगी कि वो नॉलेज आपको कितना हेल्प कर रही है, कितनी आपने रियल में उसको सीखा है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो चेक करना है मेरा एक्वायर्ड सेल्फ कितना बाहर आता है। नेचुरली वो बाहर तो आएगा ना, जो अंदर स्टोर्ड है, क्योंकि मन को ब्रेथ पर टिकने की तो आदत नहीं है। इसको किसी ने बताया ही नहीं ऐसे टिकने के लिए। ये मेरे एक्वायर्ड सेल्फ में ही नहीं है, जबकि ये रास्ता यहां से शुरू होता है स्पिरिचुअलिटी का। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगूंगा तो ये वाला सिस्टम मुझे कितना डिस्टर्ब करता है। ये एक्सरसाइज जब सारे करते हैं तो उनका मन बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। ये रिजल्ट हमने देखा है। अगर ये ऐसे यहाँ पर टिक जाता है तो कुछ ना कुछ फिर आगे की फील तो आएगी ना, पीछे की फील तो नहीं आएगी। अगर एक्वायर्ड सेल्फ इंटरफेयर नहीं कर रहा तो फिर कुछ तो फील आएगी ना उसको। वो जो फील आएगी वो फिर आपका एक्सपीरियंस होगा। अगर पीछे वाला डिस्टर्ब करेगा तो फिर तो आप डिस्टर्ब हो ही जाओगे। फिर दोबारा से प्रैक्टिस करो। ये चेक करने के लिए है कि मेरा कितना एक्वायर्ड सेल्फ इंटरफेयर करता है। चाहे जो हम ओम की साउंड वाली एक्सरसाइजेस भी करते हैं, या कई लोग कान बंद करके आंखें बंद करके भी साउंड से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि बाहर की कोई साउंड ना आए और मुझे अंदर ही उस साउंड से कनेक्ट होना है। उसका भी यही पर्पस है कि चेक करो हमारा ध्यान लगता है या नहीं। ये जो हम साउंड क्रिएट करते हैं उस पर उस समय प्रॉपर कंसंट्रेट होता है या नहीं होता। कईयों का वह भी नहीं होता। फिर इसके नेक्स्ट स्टेज बताई है, वो थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है, उस पर थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है। जैसे जब भी हम कोई एक्सरसाइज सीखते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे बॉडी के पार्ट्स को बेंड करो, है ना। और जब वो ऐसे होने लग जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वहां पर स्टे करो, है ना, उसको रोक के रखो।
तो फिर हम क्या कहते हैं, अब इसको स्टे करो, बॉडी अगर बेंड हो रही है ऐसे रोक कर रखो। आप कितनी देर रोक सकते हो उसको चेक करो। कई लोग नॉलेज के बेस पर समझते हैं कि हमें सारा ज्ञान हो गया। जब ये आपको हो गया, आपको फील आती है कि मेरा ब्रेथ पर कंसंट्रेट प्रॉपर हो रहा है, तब ये फिर स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज, कि फिर वहां पर स्टे करो। स्टे भी होता है या नहीं, और स्टे किस पे करना है, वो जो एक्सरसाइज बताई शॉर्ट ब्रेथ पर, जो कि मेडिटेशन से वहां से स्टार्ट होती है। फिर उसके नेक्स्ट स्टेज है बॉडी से बाहर कनेक्ट होना है, वहां किसी पावर से कनेक्ट होना है। ब्रेथ भी तो एक पावर है ना, ब्रेथ प्राणदायिनी शक्ति है। इस पावर पर अगर कंसंट्रेट हो रहा है तो फिर बाहर में कनेक्ट होने का मतलब ये है, ये आपने कंफर्म नहीं करना कि बाहर की आवाजें आ रही हैं या नहीं, या मेरा ध्यान किधर भटक रहा है, इस पर ध्यान नहीं लगाना। आपने तो अंदर ध्यान लगाना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि अंदर वाला कितना हो रहा है। और मेन तो प्रैक्टिस यही है कि जो काम आप करने बैठे हो वो कितना हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस यही है कि आपने सब तरफ से ध्यान हटाकर अंदर ही कनेक्ट होना है। ये तो सिर्फ एक हेल्प लेते हैं, जैसे ब्रीदिंग और साउंड एक्सरसाइज जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं कंसंट्रेशन की, जब नेक्स्ट मेडिटेशन आप करते हो। जैसे योग लगाने के लिए हम गीत लगा लेते हैं, है ना, सभी लोग गीत लगाकर फिर मेडिटेशन करते हैं। कईयों को 15 साल हो के बाद भी गीत से ही योग लगता है। उसको बोलो बिना गीत के योग करके दिखाए। जब गीत बंद करके योग लगता है तभी वो पावरफुल स्टेज है। हम तो आंखें खोलकर भी योग कर सकते हैं, हमें अवेयरनेस पूरी होती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या करता है, लेकिन हमारा ध्यान किसी पर भी नहीं होता। अवेयरनेस होती है, हमारी कॉन्शियसनेस में तो कुछ और ही चल रहा होता है। तो ये दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं प्रैक्टिस के बाद। मुझे अवेयरनेस भी है कि कौन आ रहा है, जा रहा है, लेकिन मुझे किसी के एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई कुछ भी करे, ये सिर्फ मुझे अवेयरनेस है, लेकिन मेरे एक्शन पर इसका कोई असर नहीं आ रहा। वो जो मेरी फील चल रही है वो इंटरनल है, वो प्रॉपर चल रही है। आंखें खुली रखकर हम दुनिया में विचरण करेंगे, लेकिन इंटरनली कनेक्ट रहेंगे ना, अंदर में कनेक्ट रहेंगे। और उस जो स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है उससे भी कनेक्ट होने की हमें प्रैक्टिस हो जाती है। कर्म योग जिसको कहते हैं, वही तो पावरफुल स्टेज है। अब करना क्या है इस प्रोसेस में, आपको जो भी फील होगा वो आपके अपने एक्वायर्ड सेल्फ के अनुसार ही होगा। अंदर से जब आप बिल्कुल फ्री हो गए, ऐसे बैठ गए, आपको हमने कोई थॉट नहीं दिया, कोई एक्ट नहीं करने के लिए कहा, कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं लेने के लिए कहा, है ना। पहले वाले में तो जो एक्सरसाइजेज हैं ब्रीदिंग और साउंड की, उसमें तो हमने बताया है ना कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जो ब्रीदिंग के बाद मेडिटेशन की जो सूक्ष्म क्रिया है, ब्रेथ पर कंसंट्रेट करना है, तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया। तो वहां वो हमने स्टे करने वाली एक्सरसाइज है जो बताई है। ये वो क्रिया है जिसमें कोई एक्शन नहीं आपका, कोई थॉट नहीं, कोई सोच नहीं आपकी, सिर्फ और सिर्फ जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालने की क्रिया है। क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो अंदर से कुछ निकलेगा ना। आपको जो फीलिंग आएगी, जो अनुभव होंगे, जो भी अनुभव होंगे, वो आपके अंदर से जो बाहर आएगा वो आपको फील होगा, खुद को ही आप जानोगे। उससे क्या होगा, आप खुद को ही जानते हो कि मेरे अंदर क्या है। इसी में टाइम लगता है। आपके अंदर कोई थोड़ा बहुत नहीं भरा पड़ा, बहुत सारा भरा हुआ है। इसलिए योगियों ने, महात्माओं ने, बुद्धों ने यही कहा
कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, है ना, ध्यान गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए। तो कहते हैं कि मन की मैल दूर करो, पहले अपने अंदर जो भरा है उस मन को धोना है। ये शब्द तो यूज करते हैं लेकिन पता नहीं मैल कैसे धुलती है। मन का मैल तो तब धुलेगा जब वो बाहर आएगा, जब जो अंदर भरा पड़ा है एक्वायर्ड सेल्फ में, है ना, तो वो गंद ही तो है ना, वो बाहर आएगा। इस प्रोसेस में ये है कि आपने अपने लिए समय निकालना है। 24 घंटे में से 1 घंटा समय निकालते हो उस एक्वायर्ड सेल्फ को बाहर निकालने के लिए। जैसे फ्रस्ट्रेशन क्लब बना दिए, जहां जाकर आप अपने मन की बातें निकालो, जो एक्शन करना चाहते हो करो, है ना। वो तो फिजिकल में करते हैं, लेकिन जो महादेव जी ने बताया वो ये तरीका, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सिंपल बैठकर जब आप कंसंट्रेट करने लगते हो तो ये बेटर तरीका है अपने एक्वायर्ड सेल्फ को निकालने का। यहां से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। यहां से एक तो आपको जो भी फील्स आएंगी आपका अपना ही नॉलेज है। जो फील होंगी वो क्या है, आपके अंदर से निकली है ना, अपना ही नॉलेज है, आपका अपना ही एक्वायर्ड सेल्फ, आपका अपना ही मन उसे असेस करेगा। आप कहते हो ना मुझे ऐसे लगता है, ऐसे अनुभव हुआ, जब आप मेडिटेशन करते हो, इसका मतलब आपका अपना ही प्रोसेस है, वो आपका अपना ही असेसिंग सिस्टम है, आपके अपने ही डिसीजंस हैं। आगे का जो फील्ड है, जब आपको उसकी जानकारी ही नहीं है तो फिर आपका अपना मन सही कैसे बता सकता है कि आगे की जो फीलिंग्स हैं वो किस दिशा में हैं, वो राइट है या रॉन्ग है, ये आपको कैसे पता। ये तो आपके अंदर जो कुछ भी है वैसा जो भरा है वो बाहर आएगा, वैसा ही आपको फील करवा देगा। तो मेजर फॉल्ट यही है, जहां से आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू होती है। किसी को भी जब योग करवाएंगे वो कहते हैं ना, वकील भी मैं ही, मुजरिम भी मैं ही, जज भी मैं ही, फिर तो कभी फैसला होगा ही नहीं। वो तो अपनी फेवर में ही फैसला कर लेगा ना, आपका अपना मन है। यहां पर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी का रोल शुरू होता है। यहां से शुरू होता है एक गाइड का रोल। अब तक आपने जो भी किया ना किया, आप मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन एक यात्रा यहां से ऐसी शुरू होती है जहां से आप इंडिपेंडेंट नहीं चल सकते। हाँ, फील आपको जरूर आएगी, है ना, जो भी आपके अंदर से निकलेगा आपको लगेगा कि हाँ हाँ यही सही है। जिस वक्त आप योग में हो, हमने आपको कहा तो कुछ नहीं करना, फिर भी आपको फील आ रही है ना। अब जो गाइडेंस दी ब्रीदिंग और साउंड एक्सरसाइज की, उसके बाद यही तो बोला कि सिर्फ आपने उस ब्रेथ को, शॉर्ट ब्रेथ को वॉच करना है, लेकिन आपको फिर भी अनुभव होंगे। अगर मैं कहूं आपने फील ही नहीं करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। मैं लाख कहूं कुछ भी, वो इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा, है ना। चाहे कह रहे हैं कि आपने सिर्फ ब्रेथ पर कंसंट्रेट करना है, लेकिन आपको तो कुछ और भी अनुभव होते हैं, फिर भी आपका मन आपके हिसाब से चलेगा। आप अब जो कुछ भी फील हो रहा है उसको असेस कौन करता है, ये राइट है या रॉन्ग है। जो लोग योग करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको जज करते हैं। लेकिन ये भी हमने जाना कि मैक्सिमम जो ज्ञान है वो स्पिरिचुअल नॉलेज तो है ही नहीं। उनके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो उनको फीलिंग्स आएंगी वो फिर वैसे ही रूल्स बना देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, आपको ये अनुभव होना चाहिए, फिर ऐसे अनुभव होगा, ऐसी ऐसी आपको फीलिंग्स आएंगी।
जबकि ये सारी फील्स इंडिविजुअल होती हैं, क्योंकि आपके अंदर जो रिकॉर्डिंग है सबकी वो तो अलग अलग है ना, सब पर लागू होती ही नहीं। फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं कि यही सही होता है? कोई भी फील किसी की फील से मैच नहीं करेगी, इसलिए शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। हम बहुत खुश होकर शेयर करते हैं, मुझे ये अनुभव हुआ। अब स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी का क्या रोल है? यहां से जो हम कहते हैं उसके बिना काम चलता ही नहीं। जैसे हम एक लेवल तक डॉक्टर की बात माने या ना माने, उसका एक लेवल है। वो मेडिसिन देता रहता है, आप कभी मेडिसिन खाते हो कभी नहीं खाते, लेकिन एक लेवल तो ऐसा है जहां फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कंप्लीटली डॉक्टर पर सरेंडर करना पड़ता है। आपको ये फील लेनी ही पड़ेगी कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा, अब तो जो करेगा ये डॉक्टर ही करेगा। तब उसका रोल शुरू होता है। जब आप बिल्कुल 100% डॉक्टर के हिसाब से चलते हो, तब आप ठीक होते हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल है कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स होते हैं, है ना, डॉक्टर तो पहले दिन ही बोल देते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लो, इसका मेडिसिन से इलाज नहीं होगा। लेकिन एक भी पेशेंट उसी समय ऑपरेशन नहीं करवाता। कब तक नहीं करवाता? जब तक उसका अपना ज्ञान चलता रहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता है, फलाने का ठीक हो गया था, फलानी जगह पर किसी ने, कोई डॉक्टर ऐसा है, कोई होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा, या अखबार में ऐसी एड आई है कि शर्तिया इलाज हो जाएगा, तो आप सबसे पहले उनके पास जाओगे क्योंकि वो इजी है ना मेथड। इसका मतलब आपको एलोपैथिक डॉक्टर पर कंप्लीटली विश्वास नहीं है। और वो विश्वास कब होगा? 2 साल के बाद। किसी भी पेशेंट से पूछना जिसने ऑपरेशन करवाया कि तुझे कब पता चला था कि तेरे स्टोन है और कब तूने ऑपरेट करवाया था, तो देखना मिनिमम 1 साल का गैप आपको जरूर मिलेगा। कंप्लीटली उस पेन से कब छुटकारा मिला? जब वो उस स्टेज पर आ गया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो अपने सारे एफर्ट्स कर लेता है, फिर वो कहता है कि अब मैं आ गया और मेरे को कहीं भी लेटा लो, अब मुझे कुछ भी करो, कहीं से भी काटो और मेरा ऑपरेशन कर दो, और वो तैयार होता है। हालांकि उसको आगे की वो नॉलेज नहीं है कि वो ऑपरेशन कैसे होता है, उसका क्या तरीका होगा, लेकिन वो फिर तैयार हो जाता है। उसके पहले की ही तो उसको नॉलेज है ना कि फलाना बाबा करता है या कोई देसी इलाज है, उसमें भी वो 1-2 साल लगा देता है। वो एक्सपीरियंस ही उसको सिखाता है कि इन सब से ठीक नहीं होगा। फिर आप ऑपरेशन के बाद आप ऑपरेशन करवा लेते हो, और वो ऑपरेशन के बाद कितने ही लोगों को समझाएगा कि ऐसे ऑपरेशन ही करवा लो, अब मैं ठीक हो गया, लेकिन एक भी आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो फिर अपना एक्सपीरियंस पहले गेन करेंगे ना। जहां जहां भी उनको बताया जाएगा वो वहां जाएंगे। तो सिर्फ सुनकर तो कोई भी नहीं मानता है। ऐसे ही स्पिरिचुअल पर्सन्स भी क्या करें? जो बात उनको समझ आ गई वो आपको समझा ही सकते हैं, लेकिन कोई रेयर ही होता है जो उसकी बात माने। इस प्रोसेस में कोई रेयर हैं भी जो उसी समय, जैसे डॉक्टर की बात उसी दिन मानकर ऑपरेशन करवा भी लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, है ना। उनको लगता है हम क्यों धक्के खाएं। सेम सिस्टम है। कंप्लीटली सरेंडर तो कोई करता ही नहीं सामने वाले पर, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी पर। पहली बात तो किसी का फेथ नहीं बैठता। बिना फेथ बैठे तो कोई बात मानता नहीं, और वो अपना ही लगा रहता है। वो लगा रहता है तो फिर वो गाइड को भी नजर तो आ ही रहा होता है। वो कहता है कि आप करो अपना एक्सपीरियंस, पहले लगे रहो।
जब आपका मन करेगा फिर आ जाना। डॉक्टर यही कर सकता है ना, डॉक्टर ने प्रोसेस वही करना है। पहले दिन भी उसने वही मेथड से, लेप्रोस्कोपिक मेथड से वो स्टोन निकालना है, वही काम उसने 2 साल के बाद भी करना है। लेकिन 2 साल बाद रिस्क है। डॉक्टर बताता है ना कि अगर वो अंदर ही आपके वो गॉल ब्लैडर फट गया तो आपका बुरा हाल हो सकता है। वो समझाता भी है, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेते हैं। डॉक्टर भी पूछता रहता है कि अच्छा अभी करवाना है, तैयार हो आप ऑपरेशन के लिए? तो पेशेंट क्या कहता है, हाँ जी हाँ, बस बिल्कुल तैयार हूं, सोच रहा हूं, बस करवाने वाला हूं। तो इसी तरह स्पिरिचुअल प्रोसेस में भी सब कुछ वैसे ही चलता है, लेकिन हर एक माइंड अपना प्रोसेस जरूर करता है। जो मुझे अनुभव हो रहा है ये ठीक है, ये ठीक नहीं है ना, फलानी बुक में ये लिखा है, फलाने बाबा ने ये बोला है, फलाने गुरु ने ये बोला है, समझाया है, तो वो मैच कर करके देखता रहता है ना। अपनी सोच के हिसाब से सभी चलते रहते हैं। वही प्रोसेस यहां भी है और कई आत्माओं का ऐसे चल रहा है। जिस समय वो स्टेज आ जाएगी, क्या स्टेज, कि ये जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है मेरे को, ये मेरे अपने अक्वायर्ड सेल्फ के अनुसार ही मेरा एक्सपीरियंस होता है। जब दो लोगों की फील डिफर करती है ना, सबका अनुभव अलग अलग है, तो फिर वो रियल कैसे हो सकता है? वो अनुभव रियल तो नहीं हो सकता ना, रियलिटी से तो लिंक नहीं उसका, रियलिटी तो एक ही होगी ना। एंड इसका यही है जो संतों महात्माओं को भी 10 साल बाद समझ आया था, है ना। काफी काफी समय उन्होंने भी अपना अनुभव किया, लेकिन माननी किसी ने भी नहीं थी पहले, उन्होंने भी नहीं मानी थी। तो इस प्रोसेस का एंड ये है जो आपको पहले ही बता देते हैं, आपको 10 साल वेट थोड़ी करवानी है। जब ऐसे अक्वायर्ड सेल्फ बाहर निकलता है, निकलता रहता है काफी लंबा समय तक, इस निकलने में ही टाइम लगता है, पता नहीं कितने दिनों में आपका पूरा बाहर निकल जाएगा। वो सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। ये जो फीलिंग्स आती हैं, मुझे ये दिखा दिखा, मुझे वह दिखा, मुझे ऐसा फील हुआ, ये वाली फीलिंग्स सारे शेयर करते हैं। उनको जो भी फील आती है उसको इतना अच्छी और कंफर्म फील मानते हैं कि मुझे फील आई है, वो किसी को नहीं आती। जब वो पूछते हैं कि ये जो मुझे फील आई ठीक है, तो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी का क्या रोल है? उन्हें कहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है। डॉक्टर कई बार बोल देता है ना, जब आप परहेज नहीं रखते उसके अनुसार, तो डॉक्टर कह देता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी खा लिया करो, लेकिन साथ में मेडिसिन लेते रहना। तो ये मैनिपुलेट करना डॉक्टर का या गाइड का, उनके काम का हिस्सा है, ये करना पड़ेगा क्योंकि उनको पता है कि किसी ने मानना तो है नहीं। तो एंड क्या है? एंड वही है जो सारे संतों महात्माओं को समझ आया। वो नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूं, महादेव जी की नॉलेज, ये मेरी नॉलेज नहीं है, ये एस्टेब्लिश्ड नॉलेज है जो संतों महात्माओं ने दी। वैसे सभी अपने अपने हिसाब से चलते हैं और एंड इसका यही है कि वो एक धुन के साथ जुड़ जाते हैं, बस एक साउंड के साथ, ओंकार बोलते हैं ना, ओम की ध्वनि से वो जुड़ जाते हैं। साउंड, वो जो ओरिजिनल साउंड है यूनिवर्स की, जो नासा वालों ने भी सुनी, वो आपको फील होने लग जाती है। सभी संतों महात्माओं ने उसको फील किया और वो सबको एक जैसी ही फील होगी, कोई किधर से भी चला जाए। वो इतनी मदमस्त साउंड है कि पूछो मत, जो कि आपके अक्वायर्ड सेल्फ को मैक्सिमम चेंज कर देती है।
इसका हिसाब ऐसे समझो कि घरों में जब आप तंग परेशान होते हो, जब आप घूमने चले जाते हो, वो जो एक हफ्ता आप बाहर घूमने जाते हो, तो वो आपकी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर देता है। वो जो चेंज आप लाते हो, है ना, आप जगह को चेंज करते हो, घूमने जाते हो, तो एक बार तो कंप्लीटली आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है और आप पूरी लाइफ के डिसीजन भी कई बार वहां पर ले लेते हो कि अब तो हम यहाँ पर हर साल आया करेंगे, है ना। लेकिन घर जाकर किसी को याद नहीं रहता और फिर कोई नहीं जाता। स्पिरिचुअलिटी में भी जब ऐसी फील्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये फील आती है कि बस अब तो ऐसे ही किया करेंगे, यही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, लेकिन कोई चलता नहीं आगे। थोड़े दिन करके आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। तो ये एंड है कि यूनिवर्स की ओरिजिनल साउंड को आपको फील होने लग जाएगी। तब तक आपका एक्वायर्ड सेल्फ वर्क करेगा। ये काम इजी हो जाए उसके लिए क्या करें, या तो अपने आप लगे रहो, है ना। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने आप सारी प्रैक्टिसेस की, उसको टाइम लग गया। बात सिर्फ इतनी है कि कोई आपका सफर आसान कर सकता है, बस आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कहे मंत्र मार देगा, आपके विक्रम विनाश कर देगा, है ना, रेज मारकर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ गाइड कर सकता है, इसलिए उसे गाइड भी कहते हैं। उसको टीचर भी कहते हैं, जो सिर्फ टीच करता है। गाइड जो आपको गाइड करता है, गुरु जो रोशनी दिखाता है ना। गु माना अंधकार, रू माना रोशनी। अंधकार से जो रोशनी की ओर ले जाए, जो मेरे भ्रम के पर्दे दूर कर दे, जो मुझे कुछ बता दे, समझा दे। लेकिन गाइड का मतलब ये है, दो चीजें इस सफर में चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं उसके जल्दी हो जाने के, आत्मा में दो दो चीज 100% होनी चाहिए। जैसे बताया था कि इस साइड से वो 100% डिस्कनेक्ट होगा, मतलब साकार से। जो फिजिकल में जैसे बॉडी है या और भी जिससे भी हम कनेक्टेड हैं, वो उससे 100% डिस्कनेक्ट होगा, तब दूसरी साइड कनेक्ट होता है। कम से कम इंटरनली तो उस पर यहां का साकार का इफेक्ट हटना चाहिए। जैसे अगर आपकी बॉडी में स्टोन हो गया, तो आपको एक डॉक्टर तो चाहिए ही, क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं, आपको खुद को ऑपरेट करना आता नहीं, है ना। आगे बढ़ना है तो किसी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ता है ना। लाखों डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आपको तो एक चुनना पड़ता है ना, और उसको कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन है। इसी तरह थॉट सिस्टम का है, सारे वर्ल्ड में आप भी किसी को चुनो जिससे भी आपको फील आती है, और उसको कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब ये है, आपने फिजिकल में कुछ सरेंडर नहीं करना, ना तन ना धन, कुछ भी नहीं। आपका मन सरेंडर करना पड़ेगा, आपकी थिंकिंग को सरेंडर करना पड़ेगा। जो आपका एक्वायर्ड सेल्फ है, जो आपको डिस्टर्ब करता है, आपको अपने एक्वायर्ड सेल्फ के सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को खड़ा करना पड़ेगा, जो आपके एक्वायर्ड सेल्फ को डाउन करेगा। ये दो चीजें हैं आप में और उसमें, एक फेथ लेवल और एक प्योरिटी, है ना। टीचर में और स्टूडेंट में क्या चीजें जरूरी चाहिए होती है, एक फेथ लेवल और एक प्योरिटी। एक तो उसके प्रति फेथ, जैसे डॉक्टर के प्रति फेथ होता है जिस भी डॉक्टर के प्रति, तभी हम ऑपरेशन करवाते हैं, ताकि बीमारी से छुटकारा मिल जाए। यहां आपको फील आनी चाहिए कि इस फील्ड में आगे ले जाने के लिए ये राइट पर्सन है, ये राइट गाइड है। किसी से भी आए उसी से करो,
दूसरा प्योरिटी, प्योरिटी माना आपको अपनी सारी फील्स उसके साथ शेयर करनी पड़ेंगी। जैसे डॉक्टर कहता है तुम्हें जो भी हो रहा है वो मुझे बताओ, अगर थोड़ी सी भी बात आपने शर्म के मारे डॉक्टर से छुपा ली तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। यहाँ भी ऐसे ही है, एक फेथ कि ये कंप्लीट है, पूर्ण है ना, मुझे बिल्कुल राइट लेकर जाएगा। दूसरा, अपनी सारी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करनी है। तीसरा, आपने सिर्फ शेयर करनी है, जैसे डॉक्टर के साथ आप सिर्फ शेयर कर सकते हो, उसको गाइड नहीं कर सकते। आपको सुनकर हो सकता है वो आपको 100% गलत बता दे, है ना। आप कई बार डॉक्टर के साथ कुछ शेयर करते हो तो वो कह देता है ना कि आप ये जो दूध पीते हो ना, अब तो बहुत खुश होके बताते हो कि मैं दूध पीता हूं, तो डॉक्टर कहता है यही आपकी प्रॉब्लम का कारण है। और जिस दिन वो बता देता है हम उसकी बात मान लेते हैं, जिस पर विश्वास होता है आप उसी दिन छोड़ देते हो, तो आप में चेंज कर लेते हो। यहां भी आपने सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, और जो आपकी असेसमेंट चलती है ना अपने बारे में, जो आप डिसीजन लेते हो कि मैं तो ये हूं क्योंकि मुझे ये अनुभव हो रहा है तो मैं ये हो सकता हूं, ये मेरा रोल होगा, वो फीलिंग्स जीरो हो जाए। आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करेगा और आपको कंप्लीटली उसे एक्सेप्ट करना है। अपने एक्वायर्ड सेल्फ की कोई भी बात आपने नहीं माननी, आपने सिर्फ एक्वायर्ड सेल्फ की फीलिंग शेयर करनी है। यहां पर जो गीता का ज्ञान है ना, कर्मण्येवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, आपने सिर्फ शेयर करना है जो भी आपको फील आ रही है, उसके बाद जो भी वो कहे इमीडिएटली आपने इम्प्लीमेंट करना है, बिना ये सोचे कि इसका क्या रिजल्ट होगा, है ना। मां फलेषु कदाचन मतलब उसके फल को, रिजल्ट की परवाह किए बिना, उसको कहते हैं 100% फेथ। आपका मन तो ये कहेगा कि ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, आपको डाउट आएगा तो ये नहीं होगा, फिर तो ये आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तभी आपका सफर आगे चलेगा अगर आप 100% फेथ करते हो, क्योंकि उसके आगे बहुत महीन सफर है। ये प्रोसेस आपको बता दिया। जब आप से ये एक्सरसाइज प्रॉपर होगी तब आपको अपनी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। जब आप जैसा बताया गया है वो सारी एक्सरसाइजेस करेंगे तो जो आपने गेन की वो स्पिरिचुअल एनर्जी जब अल्फा वेव्स आपके ब्रेन से प्रोड्यूस की, है ना, यहां स्पिरिचुअल एनर्जी आपने गेन की। जैसे मेहनत करके जिम जाते हैं, है ना, वहां पर मेहनत करते हैं ना, आपने फिजिकल एनर्जी गेन की है बॉडी में, क्रिएट तो नहीं हुई ना, तो एक फिजिकल पावर को अंदर गेन किया और वो आपकी बॉडी में स्टे हो गई और उसका आपको फायदा हो रहा है। इसी तरह जब आप मेडिटेट करते हो, अल्फा वेव्स आपका ब्रेन प्रोड्यूस करेगा। जैसे जिम में आपके मसल्स स्ट्रांग हो गए, इसमें अल्फा वेव से आपकी बॉडी के सारे सिस्टम सेट हो जाएंगे, आपकी बीमारियां भी अल्फा वेव से ठीक हो जाती हैं। थॉट पावर से तो लोगों ने हार्ट की आर्टरीज भी खोल ली। ऐसा हमारा कोई काम नहीं है कि बॉडी की डिजीजेस को ठीक करना, और ना ही हम ऐसा कोई दावा करते हैं, है ना। लेकिन जो ये करेगा ये एक्सरसाइजेस, उसको अपने आप ही अपना स्वास्थ्य ठीक रहने उसका लग जाएगा और उसको फील होगा। जैसे जब हमें कोल्ड हो जाता है, हम आर्टिफिशियल स्टीम लेते हैं ना, तो वो हो गई आर्टिफिशियल हीट बॉडी को देना। और एक होती है फीलिंग्स की गर्मी, है ना, हम कहते हैं निग फील हो रहा है ना। लव में भी आपको वार्मथ फील करते हैं ना। ये है जब रियल में पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस से आप रिलैक्स फील करते हैं तो अंदर से हीट क्रिएट होती है।
तो फिर हमें हमारा कोल्ड भी ठीक होने लग जाता है, जो हमें जुकाम रहता है, क्योंकि फिर स्टीम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोर देन 60% तो आपकी इन एक्सरसाइजेज से, मेडिटेशन से ही ठीक हो जाएगा। ब्रेन सेल्स प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। और साथ में इंटरनली जो हमने अपनी सिस्टम को ठीक किया, अपनी थॉट्स को ठीक किया, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस से, है ना, अंदर हीट क्रिएट होती है। साथ में दूसरी साइड से ब्रीदिंग और साउंड की एक्सरसाइज करनी है। बाहर से क्या करना है, जो फिजिकली ब्रीदिंग और साउंड की एक्सरसाइज करते हैं, तो दोनों मिलकर हमें ठीक करती हैं। इसलिए लाइफस्टाइल में ऐड करो योग को, ध्यान को। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये किसी धर्म से रिलेट नहीं करता, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है और स्पिरिचुअल मेडिटेशन है। हमारी जो फिजिकल और मेंटल डिजीज है, उनका रीजन हमें फिजिकल लगता है, जिसके लिए हम फिजिकल ट्रीटमेंट लेते हैं और मेडिसिन ही लेते हैं, जबकि इसका रीजन सिर्फ 10%, 20% बॉडी से और फिजिकल डिस्टर्बेंसेस से लिंक करता है, लेकिन मोर देन 90% तो साइकोलॉजिकल रीजन है, सोल एंड से है, थिंकिंग पैटर्न से रिलेट करता है। थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, क्वालिटेटिव है या कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो वाइब्स प्रेशर के साथ आ रही हैं, जो थिंकिंग का प्रेशर है, यानी थॉट्स बीटा वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं, माना वाइब्स में प्रेशर है, थॉट वाइब्रेट करेगा स्पाइरल शेप में ना, जो थॉट निकलता है उसको वो वाइब्रेशंस वो स्पाइरल शेप में निकलती हैं, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन पर आता है। जहां पर ये हिट करती हैं, वहां पर ब्रेन वेव्स फिर ब्रेन प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशंस अगर घटती हैं, स्लो होती हैं, ब्रेन वेव्स भी स्लो होने लग जाती हैं। जब ये वाइब्रेशंस फास्ट होती हैं, तो वेव्स भी फास्ट हो जाती हैं। ब्रेन का ये काम है, बस जितना उस पर इफेक्ट डालोगे, वैसे ही वो ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करेगा। सब कुछ ब्रेन वेव्स से होता है। साइंस को ये तो पता है, सिग्नल पास ब्रेन वेव्स करती हैं, वेव्स मूव करती हैं, जिसको क्या देते हैं कि ऐसे सिग्नल, वो ग्राफ में देखते हैं ना, सिग्नल पास हो रहा है। जब सिग्नल फास्ट होते हैं, तो सबसे पहला इफेक्ट तो ब्रेन पर ही आता है ना, जहां से सिग्नल पास हुआ, फिर उसका इफेक्ट सबसे पहले ब्रेन पर ही आता है। ब्रेन सेल्स पहले वीक हो जाते हैं, फिर वीक होते होते डेड हो जाते हैं। जैसे जब हम बीमार होते हैं, खांसी जुकाम है, बुखार भी हो जाता है, तो बॉडी में स्मेल आने लग जाती है। अगर किसी की डेथ हो जाए तो ज्यादा स्मेल आती है। सेम ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी फास्ट होने से ब्रेन सेल्स वीक हो जाते हैं। इस तरह सेल्स वीक होते होते फिर डेड हो जाते हैं, अंदर ही जमा हो जाते हैं, और स्मेल आती है, मतलब हार्ड शेप ले लेते हैं। साइनस उससे होता है ना, हमें साइनस की ब्लॉकेज होती है जो हमारे को, तो वो हमारे अंदर जो स्ट्रेस आई ना, उसके कारण से, उसका मेजर रीजन स्ट्रेस है। स्ट्रेस मींस आपके थॉट्स की स्पीड फास्ट है, वाइब्रेशंस फास्ट हैं, तो ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी फास्ट है। ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी फास्ट है, तो ब्रेन सेल्स पर इफेक्ट आएगा। कुछ ब्रेन सेल्स इस तरह के होते हैं कि वो फेस नहीं कर पाते ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी को, वो वीक हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रेशा बन गया, है ना। वो इकट्ठा होते होते थिक हो जाता है। साइनस का जो रूट कॉज है, हमने रूट कॉज से ही फिर उसको, जहां उसकी रूट है वहां से ही उसको ट्रीट करना है। वो वाइब्स जो फास्ट आ रही हैं, जिसे हम स्ट्रेस कह देते हैं, उनको हमने रिलैक्स करना है मेडिटेशन के द्वारा। ब्रेन पर प्रेशर नहीं पड़ा तो वो बीटा वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जिस समय वो अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करेगा, जो बीमार सेल्स होंगे ना, वो ठीक हो जाएंगे, जो डेड सेल्स हैं वो रीएक्टिवेट हो जाएंगे।
सेल्स क्योंकि एक्सचेंज होते रहते हैं ना, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आपकी बॉडी के सेल्स 3-4 साल में पूरी तरह एक्सचेंज हो जाते हैं ना। डेड सेल्स कुछ बाहर निकल जाते हैं है ना, जो फ्रेश सेल्स आए वो फिर से डेड होते रहते हैं। तो हेल्दी सेल्स की स्ट्रेंथ को हमने मेडिटेशन के द्वारा बढ़ाना है और फिर उससे साइनस को ठीक कर सकते हैं। स्टीम के साथ क्या होता है, डेड सेल्स मेल्ट होकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो फिर से ऐड हो जाते हैं क्योंकि हमने रूट कॉज को तो ट्रीट किया नहीं है ना, थिंकिंग को चेंज नहीं किया, तो वो फिर से ऐड होते रहेंगे। जैसे ही सर्दी शुरू होती है फिर है ना, फिर से हमारे को कोल्ड हो जाता है। सर्दियों में जल्दी क्यों होता है, क्योंकि सर्दियों में ये सेल्स ज्यादा जल्दी वीक हो जाते हैं, क्योंकि ठंड का आउटसाइड का प्रेशर भी आता है और ऊपर से उनके अंदर की सोच का भी इफेक्ट आता है। इसका ट्रीटमेंट है, प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम आए ही ना, है ना, ये डिस्टरबेंस हो ही ना, वो तो फिर बाद में होगा ना, जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे। जब कोई भी बीमार है, जिसको बुखार है, चढ़ा हुआ है, उस समय आप उसको ठंड में बाहर नहीं लेकर जा सकते। बीमार बच्चों को हम बचा बचा के रखते हैं कि कपड़े ज्यादा डालो, टोपी डाल दो, ठंड लग जाएगी। इसका मतलब जो बीमार है बच्चा, वो जल्दी इफेक्ट में आएगा क्योंकि वो पहले ही बीमार था। तो पहला काम क्या करना है, उस बच्चे से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इसको ठंड में बाहर भेज दो कोई काम। पहले उस पर जो इफेक्ट है बीमारी का, उसे ठीक करना है, उसके बाद ऐसा इंतजाम किया जा सकता है कि वो दोबारा बीमार ना हो। इसी तरह से है हमारा इस समय, हम बीमार हैं, पहले अपनी प्रॉब्लम ठीक करनी है, फिर कुछ प्रिकॉशन रख सकते हैं कि दोबारा बीमार ना हो। जो बच्चा बीमार है वो प्रॉपर दवाई खा रहा है, परहेज रख रहा है, तो वो ठीक तो हो जाएगा ना। कितनी भी सर्दी पड़ रही है, अगर वो कंट्रोल रखेगा, है ना, दवाई भी खाएगा, कुछ दिन ही तो ये करना होता है ना। डॉक्टर कहता है कि जब तक आप बीमार हो अपना ध्यान रखो, ठंड में मत जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि बाहर सर्दी कम हो जाएगी, आपने अपना इंतजाम कर लिया। जब आप मेडिटेशन का प्रोसेस कर रहे हो, ये एक सेंसिटिव प्रोसेस है, इसमें फेथ बहुत ज्यादा वर्क करता है। अगर आपने परहेज नहीं रखा गाइड के अकॉर्डिंग, तो आपकी थिंकिंग पर इफेक्ट आ सकता है, दूसरों की थिंकिंग का इफेक्ट भी आप पर आ सकता है। इसीलिए शुरू में जब हम कहीं भी जुड़ते हैं, क्लासेस करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं ना कि कहीं और मत जाओ, इधर ही सुनो, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रभाव आ सकता है। वो परहेज बताते हैं, सभी स्पिरिचुअल टीचर्स बताते हैं कि एक से ही सुनो। आप जिंदगी भर कुछ भी पाठ पूजा मंत्र जाप करते रहो, आपकी ये बीमारी जैसे साइनस हो गई या डिस्टरबेंस जो आपको होती है, ये ठीक नहीं होगी। एक लेवल तक इसका इफेक्ट आता है जो भी आप करते हो पाठ पूजा। जिस तरह मेडिसिन का इफेक्ट तो आता है ना, आपको रिलीफ कर देती हैं। हर चीज की पावर हर चीज की, वो भी अगर प्रॉपर सीरियसली करते हैं, है ना, डॉक्टर के हिसाब से मेडिसिन लेंगे या जो भी मंत्र जाप आप सीरियसली करते हो, तो कुछ उसका प्रभाव आता है, लेकिन प्रॉपर चेंज नहीं आती ना, क्योंकि रूट से नहीं ना उसका इलाज हुआ। हम तो आपको स्पिरिचुअल बात बता रहे हैं कि उसकी रूट कहाँ पर है ना। हम ये नहीं कहते कि भगवान पर छोड़ दो, जो होगा किस्मत में देखा जाएगा, बस बाबा को याद करो, भगवान को याद करो। हम ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम तो भगवान के बारे में सब कुछ बताते हैं, वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है और हमारी पहुंच कहाँ तक है ना। जो कि आपकी थिंकिंग, ये जो बातें हैं, ये जो ज्ञान है, वो किसी और की थिंकिंग के साथ आपको मैच करता हुआ नहीं नजर आएगा।
हमने तो ये भी समझ लिया कि क्योंकि आत्माओं के भी लेवल्स होते हैं, तो वो सभी अपने अपने हिसाब से उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही वो आत्माएं चलती हैं और उतनी ही उनमें चेंज आती है। जो वीक इंसान होता है वो कर तो कुछ सकता नहीं, वो ऐसी ही बातें करता है, मेरी तो किस्मत में ही नहीं, जो होगा, है ना, ड्रामा में जो होगा वही होगा। तो लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो किस्मत को ज्यादा दोष नहीं देते, किसी को ब्लेम नहीं करते, वो खुद पर विश्वास रखते हैं, खुद को सेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज से। हम यही पुरुषार्थ करते हैं, यही स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में फर्क है। तो प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है और धार्मिक नॉलेज क्या है, ये भी हमने समझा हुआ है। स्पिरिचुअल नॉलेज में आप समझ जाते हो कि मैं कौन हूं और प्रॉब्लम्स की जड़ कहाँ है, कि वो हमारे अंदर ही है, मेटाफिजिकल एटम के अंदर। आप उसको आप ऐसे ठीक कर सकते हो अपने थॉट सिस्टम को प्रॉपर करके, मेडिटेशन करेंगे और आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी हैबिट धीरे धीरे ही लाइफ में ऐड होती है ना। तो ये जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस की हैबिट भी तो हम धीरे धीरे ही डालते हैं ना, पहले मन नहीं करता करने का, जिम जाने का। तो लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये उससे थोड़ा सूक्ष्म है, सेंसिटिव मैटर है, मन के साथ रिलेट करती हैं, लेकिन है तो आपके कंट्रोल में, किसी पर डिपेंड तो नहीं है। गर्मी सर्दी 12 महीने आप घर बैठकर कर सकते हो, अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हो। अगर फिजिकली फिट रहना है, जरूरी है कि 24 आवर्स के साइकिल में हमने इसे फिक्स करना है टाइम को। जब आपने ये ब्रीदिंग और साउंड की एक्सरसाइजेस करनी है, उसको नीड समझकर हमने करना है। अगर हम थ्योरेटिकल लेक्चर्स लेते रहे, सुनते रहेंगे क्लासेस, है ना, फिटनेस के लिए और प्रैक्टिकल में 1 घंटा फिक्स नहीं करते। अगर फिजिकल फिटनेस के भी हम प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ अवेयरनेस है कि वॉकिंग करने से, जॉगिंग करने से, एक्सरसाइजेस करने से, योगा करने से ये फायदा होता है। ये अवेयरनेस भी जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है फिजिकल फिटनेस के लिए। कोई भी काम पर भी हम डेली जाते हैं, जॉब में, है ना, एक दिन गए तो दूसरे दिन उसी समय फिर जाते हैं ना, एक फिक्स टाइम पर जाते हैं। ऐसे ही जिम के लिए भी हम फिक्स टाइम कर लेते हैं, है ना, कि रूटीन में नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए हमारा ये काम हो गया, फिजिकल फिटनेस वाला काम हो गया, हमें एनर्जी मिल गई। अब नेक्स्ट फिर 24 आवर्स के साइकिल में फिर जाते हो। लेकिन फिर एक जब आप डे टाइम में एक फिक्स टाइम पर आकर, जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हम डिस्चार्ज फील करते हैं ना, और वो क्रिया दोबारा हमें करने की जरूरत पड़ती है। एक दिन एक्सरसाइज कर ली तो वो, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे दिन फिर ना भी करो तो चल जाएगा। और अगर आप रेगुलर नहीं करते, गैप्स करोगे, है ना, स्किप करोगे, उतना ही उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा। फिर नेक्स्ट 3-4 साइकिल्स में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप फिजिकल फिटनेस के लिए हेल्दी डाइट भी लेते हो, और इसी एक साइकिल में आपने अपनी डाइट फिक्स की है ना, हर रोज भोजन भी खाना है और हेल्दी खाना है, कि ब्रेकफास्ट ये लूंगा, लंच ये लूंगा, है ना, फ्रूट्स खाने हैं, सैलेड खाना है, और उसको रिपीट करना जरूरी है हर रोज। अगर वो कंटिन्यू नहीं रहेगा हर साइकिल में तो फिर उसका बेनिफिट नहीं होगा आपको। अवेयरनेस सभी को है, वॉक करना चाहिए, लेकिन वॉक करते तो नहीं ना सभी। अवेयरनेस होना अलग बात है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिल्कुल अलग बात है। चेंज आएगी प्रैक्टिकल के साथ, अवेयरनेस से सिर्फ थिंकिंग में चेंज आएगी, सोच बदल जाएगी, उसका जो बेनिफिट है वो नहीं होगा। जो लोग ना सैर करते ना जिम करते,
उनकी लाइफ में क्या कमी होती है? मोटापा होगा, आलस होगा, है ना, देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, चांसेस ज्यादा हैं बीमार होने के, यही है ना बस। इसी तरह मेंटल फिटनेस का है, मन सबका वीक हो चुका है, मन की भी एक्सरसाइज होती है। जो मन जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाता है, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बेंस का लेवल अलग अलग है ना, सभी ज्यादा नहीं डिस्टर्ब होते, कई अंदर ही डिस्टर्बेंस को फील करते हैं, और कई लोग बोलने में फिर रूड हो जाते हैं, और उसके आगे तो फिर कई एक्शन में भी आ जाते हैं, है ना, मार कुटाई भी करनी शुरू कर देते हैं। मतलब मन वीक है, मन कह लो या ब्रेन कह लो, वीक हो जाता है, ब्रेन सेल्स वीक हो जाते हैं। अब ब्रेन को पावरफुल करने के लिए 24 आवर्स के साइकिल में हम एक भी एक्सरसाइज नहीं करते। हमारे हमारे को जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है, जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, है ना, तो इसका मतलब मन वीक है। उसके दो ही कारण हैं, एक है फिजिकल रीजन, दूसरा मेटाफिजिकल रीजन है। दो चीज यहां वर्क करती हैं। एक तो आपका फिजिकल पार्ट ऑफ बॉडी जो ब्रेन है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो वीक हो गया। ब्रेन वीक होने का जो रीजन है, लोग कह देते हैं ब्रेन वीक हो गया। ब्रेन वीक कैसे हुआ? मेरी थिंकिंग के हिसाब से। मेरी जो थिंकिंग है वो प्रॉपर नहीं है। ब्रेन के वीक होने का रूट कॉज थिंकिंग है, या एक्वायर्ड सेल्फ है जो सोल के अंदर है। सोल के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो रूट कॉज है। थॉट्स उठते हैं और ब्रेन तो रिएक्ट करता है, ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करता है। ब्रेन वेव्स को ही अल्टीमेट रीजन मान लेते हैं हमारी डिस्टरबेंस का, इसलिए ये शब्द यूज करते हैं कि ब्रेन वीक हो गया। एक तो आपका ब्रेन वीक हो गया, दूसरा आपका मन कमजोर हो गया। मन आत्मा की शक्ति है। थिंकिंग पैटर्न को मन कहते हैं। थिंकिंग किस लेवल की है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉर्मल, वो कैसी है, वही मन है, उसी को ही माइंड कहते हैं। मन जो है वो फिजिकल पार्ट नहीं है बॉडी का। मन एक मेटाफिजिकल एटम का पार्ट है, एक पावर, एक शक्ति है, यानी एक क्रिया है थॉट्स के चलने की। जो थॉट्स के चलने की क्रिया का नाम मन है। रीजन ब्रेन तो है, लेकिन ब्रेन को कंट्रोल करने वाली हमारी सोच है। तो दो चीजें वीक हो गई, एक ब्रेन वीक हो गया, एक हमारा मन कमजोर हो गया। तो ये रूट कॉज हो गए। इन दोनों को ठीक करने के लिए, यानी ब्रेन को पावरफुल करने के लिए और मन को पावरफुल करने के लिए, है ना, दोनों को पावरफुल करना है ना। अगर हम इन दोनों को पावरफुल कर लेंगे तो ये जो इरिटेशन है परसेंटेज में वो स्लो डाउन होने लग जाएगी। जैसे जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होना, इसको अगर हम ट्रीट करना है हमने, तो दोनों को पावरफुल करना होगा। हम तो सिर्फ अवेयरनेस दे सकते हैं कि अगर ऐसा होता रहेगा लाइफ में तो ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहेगी। इससे अपने आप को, सबसे पहला नुकसान किसको होता है? खुद को होता है। दूसरे पर इसका असर जाए या ना जाए, लेकिन मुझ पर हमेशा मेरी ब्रेन वेव्स का इमीडिएट इफेक्ट आता रहेगा। अब उसके लिए हमने क्या करना है? ब्रेन को फिट करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज और साउंड की एक्सरसाइज, ये जो दो तरह की एक्सरसाइज है, ये आपने जो 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, है ना, जो बॉडी में फील करना, फिर ब्रेन में फील करना ब्रेथ को, फिर अनुलोम विलोम, है ना, उसके बाद फिर ब्रेन की जो शॉर्ट ब्रेथ की जो एक्सरसाइज है, ये आपके ब्रेन को पावरफुल करेंगी। जो ब्रेन सेल्स वीक हो गए ज्यादा प्रेशर के कारण, थॉट्स का प्रेशर ज्यादा आता है, जिस कारण से ब्रेन वेव्स हाई रेंज में रहती है और ब्रेन सेल्स वीक पड़ जाते हैं। आउटसाइड प्रेशर को वो फेस नहीं कर पाते और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ज्यादा लोड पड़ जाता है उन पर। तो रूट कॉज तो हमारी थिंकिंग हो गई ना।
क्योंकि हम अपने अगेंस्ट कोई भी बात नहीं सुन सकते। मुझे जो पसंद है वो नहीं होता तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इसका कारण क्या है? एक तो मेरा ब्रेन वीक है, ऊपर से मेरी थिंकिंग भी वीक है, दोनों मिलकर काम करती हैं। तो दोनों को ठीक करना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस के लिए जैसे आप एक्सरसाइज तो करते हो, है ना, लेकिन हम कहते हैं ना कि सिर्फ जिम जाना काफी नहीं है, उसके साथ डाइट भी तो प्रॉपर लेनी पड़ेगी, डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दोनों एक्शन कंबाइंड होके मिल करके ही अच्छा रिजल्ट देते हैं ना, आपको फिजिकली फिट करते हैं। इसी तरह ब्रेन की एक्सरसाइजेज और मन की एक्सरसाइजेज दोनों मिलकर ही इस चीज को कूल डाउन करती हैं। जहां तक अवेयरनेस की बात है, सबको मालूम है कि ब्रेन वेव्स का इफेक्ट आता है, ये तो सारा पता है। अब इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये नीड है, नेसेसिटी है ये लाइफ की। मन को ठीक करने की, पावरफुल करने की जरूरत है। पावरफुल तो बाद की बात है, हमारा तो बीमार हुआ पड़ा है। जिस वक्त बीमार हो जाता है ना इंसान, तब उसको ये तो नहीं कहते कि तू इसका भला कर दे, ये सेवा कर दे। तो उसको यही कहते हैं कि पहले तू खुद ठीक हो जा। तो हम स्पिरिचुअल लोग भी हम पहले सेवा करने लग जाते हैं, इसीलिए उसका रिजल्ट नहीं आता। पहले हमने खुद को ठीक करना है। हमारी हालत ये है कि हम बीमार हैं सब, तो सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ब्रेन को बीमार, जो ब्रेन के बीमार सेल्स हैं फिर से ठीक करना चाहते हो, हेल्दी बनाना चाहते हो, तो आपको ब्रीदिंग की और साउंड की एक्सरसाइज डेली करनी होगी और प्रॉपर विधि से करनी होगी। जैसे जिम भी आप जाते हो तो प्रॉपर सीख कर करते हो ना, प्रॉपर गाइडेंस में करते हो। और जब आप एक बार सीख गए तो फिर आप खुद करते रहते हो। फिर तो कभी कभी जरूरत पड़ती है इंस्ट्रक्टर की। जब आप सीख जाते हो तो कभी कभी फिर गाइडेंस की जरूरत जब पड़े तब ले लो। तो हम भी पर्सनल गाइडेंस देते हैं। कॉमन गाइडेंस तो सबके लिए ही होती है, लेकिन फिर पर्सनल गाइडेंस आगे चलकर जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबका अक्वायर्ड सेल्फ अलग अलग होता है। तो पहले तो अपने लाइफस्टाइल में देख लो कि आपको इजीली किस टाइम आप उठ सकते हो, है ना। चाहे आप 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, किसी भी समय उठो, वो टाइम फिक्स करके आप ये करना स्टार्ट करो। ये इल्जाम जो लगाते हैं, है ना, स्पिरिचुअल लोगों पर कि क्लासेस तो करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो वो ब्लेम टीचर को कर देते हैं। तो वाकई ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे तो चेंज आती ही नहीं। अगर आपको लगता है नीड है, तो फिर डिसीजन तो आपने लेना है ना। आपको सिर्फ अवेयरनेस है कि बस हाँ इसका कारण ये है। जैसे पेशेंट को ये पता चल गया कि मुझे बीमारी क्या है और क्यों है, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट बता दिया, इलाज ये इलाज है, 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी और परहेज रखना पड़ेगा। उसने सारा समझ लिया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन है, ये ट्रीटमेंट है। लेकिन करना ना करना तो उसके हाथ में ही है ना। अगर मेडिसिन खाई ही नहीं, खाई तो अपनी मर्जी से खाई, उल्टी सीधी खाई, टाइम से नहीं खाई, अगर खा ली तो फिर परहेज नहीं किया, तो सारा दारोमदार तो आपके हाथ में है ना। स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही होता है, बहुत कुछ हम अपने हिसाब से ही करते हैं। इसी तरह ब्रीदिंग और साउंड की एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, जो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में हो जाती है। दूसरा, मन को पावरफुल करना है। थिंकिंग में क्या है, मेरे जो थॉट्स हैं उनकी स्पीड जो है, थॉट्स की स्पीड 24 आवर्स या तो वेस्ट थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है, वो क्वालिटी आपके मन को वीक कर रही है, और उसका जो इफेक्ट है वो ब्रेन को वीक कर रहा है। तो मन को पावरफुल करने के लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन में फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती। ना आपने ब्रीदिंग करनी, ना साउंड की एक्सरसाइज करनी, कुछ नहीं करना। इन चीजों से तो फिर आपने बिल्कुल फ्री हो जाना है।
फिजिकल से बॉडी से रिलेटेड जो कुछ भी है उन सब से अपना ध्यान हटा लेना है। फिर तो मन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने ब्रीदिंग और साउंड की एक्सरसाइज करनी है। उसका जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा तो फिर जब सूक्ष्म क्रियाओं को ऐड करोगे तो वो प्रॉपर ऐड होंगी। नहीं तो आपने प्रैक्टिकल में किया नहीं और आप कहते हो आगे का बता दो, जो कि एक इच्छा रहती है बता दो, बस हम करें ना करें। अगर हम आगे का बता देंगे तो आपसे पहले वाला ही नहीं होगा। फिर आपका मन करेगा कि मैं सीधा वहीं क्यों ना कनेक्ट हो जाऊं, वहीं क्यों ना कर लूं। मन का एक ऐसा हिसाब होता है, अगर आप ऐसे जंप करोगे ना थोड़ा सा भी, वो आपसे होगा ही नहीं। मन को भी पावरफुल करना है। जो मेरी थिंकिंग है वो इस तरह की है कि उसकी जो क्वालिटी है, मेरा ब्रेन बीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है, और जो बीटा वेव्स हैं वो हमेशा मेरे लिए हार्मफुल हैं, जो कि मुझे डिस्टर्ब करती हैं, मेरे ब्रेन को वीक कर देती हैं। ब्रेन का और सोल का लिंक ऐसे समझना है। मेडिटेशन से हम अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं। उसमें हम कहते हैं कि आधा घंटा ब्रेन के लिए और आधा घंटा मन के लिए रखो। मन को, थिंकिंग पैटर्न को, थिंकिंग की जो स्पीड है उसको स्लो करने की एक्सरसाइज है। उसमें मेरा ब्रेन अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करेगा उतने पीरियड में। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस आधे घंटे में, जब हम मेडिटेशन करेंगे, ब्रेन जो है इस पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ब्रेन ने अल्फा वेव्स प्रोड्यूस कर देगा। ब्रेन से क्या होगा, जब आप इसको रिलैक्स कर लेंगे तो अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करेगा। एक तो मेडिटेशन से करना है आधा घंटा, आपका ब्रेन प्रॉपर सेट हो जाएगा। जो डेड सेल्स हैं, बीमार सेल्स हैं, वो अल्फा वेव्स से हील होने शुरू हो जाएंगे। जो बीमार हैं ठीक होने शुरू हो जाएंगे, जो डेड सेल्स हैं वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। और इधर से आप ब्रीदिंग और साउंड की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो ब्रीदिंग और साउंड की एक्सरसाइज है ये है मेडिसिन, और वो जो मेडिटेशन है वो है परहेज। ये दोनों चीज करनी है, ब्रीदिंग और साउंड एक्सरसाइज प्लस थिंकिंग पॉजिटिव करेंगे। दोनों मिल करके 1 घंटा आपको ये करना है। ये जरूरत है आज के टाइम में। इनको यूं ही अपने हल्के में नहीं लेना कि कर लेंगे कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे। फिर आपका मन हमेशा कमजोर ही रहेगा। बाकी लाइफस्टाइल में जो भी करो, आप करते हो वो करते रहो। आपकी लाइकिंग जैसी भी है आप वैसे चलो, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन इस चीज को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना, और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर्कमस्टेंसेस को ठीक करने की बात हम नहीं करते, ना ही जो आसपास आपके इंसान हैं वो ठीक होने की बात कर रहे हैं। इससे आपका अपना बिहेव ठीक हो जाएगा। अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे तो फिर एक दिन आप देखोगे कि आपकी बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज हो जाएगी, कि आप पर ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का कोई प्रभाव ही नहीं आएगा। नेचुरल वे में ही आप शांत रहने लग जाओगे, पीसफुल और हैप्पी रहना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको ये बता दिया कि ये जरूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दी। स्टार्ट करने से भी पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके 1 घंटा फिक्स करना है। ये जिम से और डाइट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम शुरू में टाइम बाउंड कर लेते हैं तो वो हमें हेल्प करता है। तो शुरू में चाहे फोर्सेबली करो, चाहे मन मार के करो, या धीरे धीरे होगा, फिर आपका मन लगने लग जाएगा। मन की मेडिटेशन क्या है, जो कि हमने बताई हुई है पहले, कि जितना जो खराब हो गया है इससे क्या होगा, जब आप मेडिटेशन करते हैं वो और ज्यादा खराब नहीं होगा। सबसे पहले तो वहीं पर वो रुक जाएगा और वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप बाकी सब ज्ञान अगर छोड़ भी दो, आत्मा का, परमात्मा का, आप खुद का ट्रीटमेंट तो कर लो, ये तो जरूरी है।
आपका लाइफस्टाइल और रूटीन सेट हो जाएगा। उसको फिजिकल फिटनेस से अलग टाइम निकालना है। इसके लिए जब आप ब्रेन की एक्सरसाइज कर लोगे, आप वार्म अप हो जाओगे, माना कि मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाओगे। मन की एक्सरसाइज क्या है? इसका उल्टा हिसाब है। फिजिकल एक्सरसाइज में हम एक्ट करते हैं, है ना, एक्शंस करते हैं। मन की एक्सरसाइज में हम एक्शन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, है ना। ये मन की एक्सरसाइज है। जब आपने ब्रेन को रिलैक्स कर लिया, है ना, और खुद को अपना हैप्पी मूड कर लिया, है ना। हम ये स्टार्ट करने से पहले यही बताते हैं ना कि पहले अपने ब्रेन को रिलैक्स करो, नसों, जो ब्रेन की नसें हैं उनको ढीला छोड़ो, फिर आप थोड़ा खुशी क्रिएट करो, है ना, हैप्पीनेस को क्रिएट करो। जो आप ब्रेन में ऑक्सीजन फिर फील कर रहे थे ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, डीप ब्रीद करते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं। ब्रेन, फिर उसके बाद ब्रेन के मिड में आपने कंसंट्रेट करना है, माना ध्यान ब्रेन के अंदर कंसंट्रेट करना है। तब हमने ब्रीदिंग करनी नहीं है, सिर्फ उस ब्रेथ को देखना है, ध्यान उसको फील करना है, कंसंट्रेट करना है। ब्रेन के अंदर से जो सांस आ रही है और जा रही है, मैं आत्मा ये ब्रेथ को ले रही हूं और छोड़ रही हूं, उसे फील करना है। यहां से मेडिटेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे। ब्रेथ शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट ब्रेथ ब्रेन के मिड में आते और जाते फील करनी है। वैसे तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ही पार्ट है, लेकिन इसे साउंड एक्सरसाइजेस के बाद करना है। ये जो लास्ट वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये साउंड एक्सरसाइजेस करके फिर करना है। पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर साउंड एक्सरसाइज, फिर ये लास्ट वाली जो सूक्ष्म क्रिया है ब्रेथ की, ये करनी है। क्योंकि ये मेडिटेशन से लिंक करती है। यहां से आपने अपने आप फिर शिफ्ट हो जाएगा मेडिटेशन में, इसलिए इसे एंड में करना है। इसको आप शुरू में 21 बार काउंट करके कर सकते हो ध्यान लगाने के लिए, ताकि आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाए। इस सूक्ष्म क्रिया को ऐसे 21 बार काउंट कर सकते हैं, ब्रेथ को वॉच करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। अगर कोई मन से करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। जब 21 बार हो जाएगा तो काउंटिंग छोड़ देनी है, श्वास एज इट इज फील करने हैं, काउंटिंग छोड़ देनी है, श्वासों को फील करना है। और फिर आपको धीरे धीरे, जब आप उन ब्रेथ को आते जाते शॉर्ट ब्रेथ को देख रहे हैं, तो आपका मन शांत होने लग जाएगा और शांति का आपको अनुभव होगा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और उसके बाद उस शांति को भी आपने फील करना है। पहले बॉडी के अंदर, ब्रेन में, फिर बॉडी में, और फिर बॉडी से बाहर उस शांति को खुश होकर हमने फील करना है। और धीरे धीरे फिर इस शांति के और खुशी के दायरे को हमने बढ़ाना है, जहां तक भी हमें नॉलेज है। पहले अपने घर में बढ़ाएंगे उस दायरे को, फिर और ऊपर यूनिवर्स में लेकर जाएंगे, सब कुछ शांत हो रहा है। फिर और ऊपर की जो नॉलेज हमें मिली, सूक्ष्म वतन, वो शांति का दायरा हम बढ़ाते जाएंगे। सूक्ष्म वतन में हमें शांति को फील करना है, खुश होकर फील करना है। और फिर क्योंकि हमें मूल वतन का भी ज्ञान है, तो मूल वतन में स्वयं महादेव जो शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं ना, जो ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, देवों के भी देव, शिव परमात्मा जिसे हम कहते हैं, महादेव कहते हैं, जब हम उनके नजदीक पहुंचते हैं तो हमें वहां से भी परम शांति और परम सुख का अनुभव होने लग जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे ज्ञान के हिसाब से हम योग लगाते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता कि आधा घंटा कैसे निकल गया।
तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप सभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, हम धन्यवाद करते हैं आप सबका और महादेव जी का। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।